हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं सुदेश यादव। हमारी जो 30 क्वेश्चनों का जो मॉडल पेपर हमने दो तो करवा दिए हैं। तीसरा जो आज मॉडल पेपर है वो हम लेकर आए हैं आपके लिए। जो भी कोई भी जैसे सी टैट है, MP टैट है, उनमें भी जो क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ से भी रिलेटेड प्रश्न उत्तर है इसमें, और ग्रामर तो पूरा ही है, व्याकरण इसमें पूरा इसमें सम्मिलित किया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये उसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग का भी एक वीडियो डाला हुआ है, उसको एक बार ज़रूर देख लेना। तो इसमें ऑप्शन है प्र, परा, सम, अम। तो इसमें, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये 30 क्वेश्चन है, तो आप इसमें जितने भी आपके मार्क्स आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितने मार्क्स आए हैं आपके। ठीक है, तो प्र भी उपसर्ग होता है, परा भी उपसर्ग होता है और सम भी उपसर्ग होता है। अम उपसर्ग नहीं होता है, अम प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका उत्तर? अम। यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। तो दूसरा है, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं वरदराज, भट्टोजी दीक्षित, पाणिनि, कात्यायन। तो इसका उत्तर होगा भट्टोजी दीक्षित। कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? ए, है, क, ई, च, छ, ज, ट, ठ, री, त, थ, द, त, ल, त, थ, द। तो इसमें होगा ए, है, क। कंठ से उच्चारण होता है, इसे बोलकर देखने से भी पता चलता है। सीधा आवाज़ इसका कंठ से आ रहा, ना जीभ ऊपर नीचे हो रही है, ना दांत आपस में भिड़ रहे हैं, ना लिप्स होठ भी आपस में नहीं भिड़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका कंठ से सीधा आवाज़ सीधा निकल रहा है इसकी ध्वनि। तो यहाँ पर कंठ से होगा अ, ह, क। ठीक है, तो उत्तर होगा ए, है, क। चौथा है, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? ये ऊष्म वर्ण तो बार बार में आता है, पिछले भी हमने वो उसमें करवाया था, जो मॉडल पेपर था उसमें भी ये आया था, अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी आया था। ये ऊष्म वर्ण होते हैं 4, स, स, ह। तो इनका ऊष्म मतलब इनकी आपस में ध्वनि को टकरा कर जो बाहर निकलती है, गर्म हवा बाहर निकलती है, तो उसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। तो कैसे न तक, कैसे मैं तक, शल प्रत्याहार के वर्ण, यण प्रत्याहार के वर्ण। तो कैसे, कै तो होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। स ऑप्शन है सल प्रत्याहार के वर्ण, सल प्रत्याहार में आता है स है। ठीक है, ये होता है। पांचवा है, झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं झ, भ, घ, ढ, ध, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, झ, भ, घ, ढ, ध, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, ख, फ। तो इसका उत्तर होगा ब ऑप्शन इसका सही है। झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। ठीक है, इको यणची सूत्र है गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। अब देखिए यहाँ पर संधियाँ भी मतलब उसमें संधियों का जो संस्कृत में जो इसका सूत्र हो उसका कई बार पूछा जाता है। कई संधियों में से भी 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो इसका देखना, गुण संधि का आद्गुणय होगा, यण का इको यणची, वृद्धि का वृद्धि रेची और दीर्घ संधि का अकह सवर्णे दीर्घ है। तो इसका उत्तर होगा यण संधि। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 है, स्वागतम में संधि है। स्वागतम में संधि है, यण संधि है, दीर्घ गुण वृद्धि। तो इसमें यण संधि होगी, सु प्लस आगतम। ओके, तो ये देखो, इसका पहचान भी एक यण संधि है। जब स्वर संधि हमने पढ़ाया था तो उसमें यण संधि का जो ट्रिक के साथ भी समझाई हुई है, एक बार उस वीडियो को थोड़ा ज़रूर देख लेना। तो सु प्लस आगतम, य, व, र, ल के पहले, य, व के पहले आधा अक्षर होता है। य, व के पहले आधा अक्षर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? यण संधि होता है। तो सु प्लस आगतम यण संधि होगा। प्रश्न नंबर 8 है, दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय का योग करने पर वह क्या बनेगा? दर्शितुम, पश्यतुम, दृष्टम, द्रष्टुम।
तो इसका उत्तर होगा द्रष्टुम। ठीक है, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष होता है, तुम या तुम। पंचपात्रम में समास है द्वंद्व अव्ययभावी कर्मधारय द्विगु। द्विगु समास होगा क्योंकि द्विगु समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और सबसे अच्छी एक पहचान है इसमें संख्यावाची शब्द होगा। अगर हाँ यहाँ पर संख्यावाची शब्द के बाद अगर नदीवाचक शब्द आता है, यानी कि नदियों से रिलेटेड कोई शब्द, नदियों का नाम होता है, तो वहाँ पर अव्ययभावी समास होता है। ये बात आप याद रख लेना। प्रश्न नंबर 10 है, उत्तर पद प्रधान है समास कौन सा है? उत्तर पद प्रधान समास कौन सा है? तत्पुरुष, अव्ययभावी, बहुब्री, द्वंद्व समास। तो यहाँ पर उत्तर होगा तत्पुरुष समास। ददती रूप दा धातु के किस लकार पुरुष एवं वचन में होता है? तो ए है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसका उत्तर होगा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। रमा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है रमाम, रमया, रमायई, रमायः। तो इसका उत्तर होगा रमायई। रूप में से भी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो एक बार आप शब्द रूप भी याद करके जाना है आपको। पितरी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर पितरी शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन का, क्योंकि पितरी, पित्रोह, पितृषु, इसका ये इस प्रकार से रूप बनता है। तो उत्तर होगा हमारा द सप्तमी विभक्ति एक वचन। मह्यम मोदकम रोचते, इस वाक्य में माम पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? विभक्तियां भी आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो आप वीडियो पर जरूर देखना। मह्यम मोदकम रोचते, इस वाक्य में माम पद में चतुर्थी विभक्ति हुई है क्योंकि रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। इस सूत्र से जो हमें रुच मतलब हमें जो वस्तु प्रिय लगती है, जो चीज़ हमें प्रिय लगती है, उसके अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यह इसका उत्तर होगा स रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। 15वां है सह दुग्धम पीबती, इसका कर्मवाच्य होगा। अब कर्मवाच्य कहाँ होता है? जहाँ कर्ता की अत्यंत इच्छा हो वह कार्य करने की, तो वहाँ पर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। तो वह सह दुग्धम पीबती, तो इसका उत्तर होगा तेन दुग्धम पीयते। तेन दुग्धम पीयते, तेन दुग्धम पीयते, तेन तथा तया दुग्धम पीयते, ते दुग्धम पीयते। तो इसका उत्तर होगा तेन दुग्धम पीयते। प्रश्न नंबर 16 है, उपमा प्रयोग के लिए कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो उपमा अलंकार है, तो ये सबसे ज़्यादा किस कवि ने अपने उसमें महाकाव्य में प्रयोग किया है? तो इसका हो कालिदास, और महाकाव्य का नाम है दीपशिखा। दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? सुदक्षिणा। मालती, वसुमती, सुदक्षिणा, दमयंती। तो इसका उत्तर होगा सुदक्षिणा। गुरुवपि विरह दुखम शाख, विरह दुखम सा बंध है सहायती, यह कथन किसका है? प्रियंवदा का, अनुसूया का, गौतमी का, कण्व का। तो यह कथन है अनुसूया का। 49 को कहते हैं एकोनपंचाशत, 49, नवचत्वारिंशत या उपयुक्त सभी। 49 यानी कि 50 में एक कम, तो एकोन पंचाशत, एकोन एक न नहीं है, 50 50 में एक नहीं है 50 में, यानी कि 49। 49 ऊन यानी कि 9 न मतलब ऊन 50 यानी कि 50 में ये भी एक कम है, तो वहाँ पर भी होगा 49। नवचत्वारिंशत, चत्वारी यानी कि 40, नव यानी कि 9 और 40 कितने हुए? 49। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 20 का है स्वः अहम विद्यालयम गमिष्यामि, इस वाक्य में अव्यय पद है। अव्यय पद देखो, अहम, स्वः, विद्यालयम, न कोऽपि। तो अहम के भी रूप बदल जाते हैं विभक्तिकर्ता के अनुसार। स्वः का नहीं बदलता है क्योंकि स्वः मीन्स होता है कल, यह अव्यय पद है।
विद्यालयम, विद्यालय का भी होता है। न को अपि, इसका भी होता है, मतलब इसमें से कोई नहीं है तो ये इसका आ जाएगा बै, स्वय। 21वां है वर्तिकार है कौन है, यानी कि वर्तिकार कौन है, तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, वरदराज। तो इसका उत्तर होगा कात्यायन। पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है। पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की कितनी संख्या है? 41, 42, 40, 44। तो इसका उत्तर होगा 40। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? पहला है धातुओं के साथ, धातुओं के पूर्व, धातुओं के मध्य, धातु और प्रत्यय के मध्य। तो धातुओं के बाद तो क्या होता है? प्रत्यय होता है। धातुओं से पहले क्या होता है? उपसर्ग होता है। धातुओं के मध्य कुछ नहीं होता है, धातु और प्रत्यय के मध्य भी कुछ भी नहीं होता है, शब्द होता है सिर्फ। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा धातुओं के पूर्व। किल अव्यय पद का अर्थ है। किल का मतलब क्या होता है? नीचे, इसलिए, अवश्य ही, यहाँ से। तो इसका उत्तर होगा अवश्य ही, क्योंकि किल शब्द का अर्थ होता है अवश्य ही। गंधर्व राजपुत्री का आसित। गंधर्व राजपुत्री मतलब गंधर्व राजपुत्री कौन थी? तो इसका उत्तर होगा तरलिका, मदलेखा, पत्रलेखा, कादम्बरी। तो आप मुझे कमेंट करके भी बताइए इनका उत्तर, कि इसका उत्तर ये होगा, क्योंकि मैंने 2 वीडियो पहले बना चुके थे तो 1-2 प्रश्न उसमें भी रिपीट हुए हैं, तो इसलिए आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कादम्बरी। अब है वृत्तत्रयी के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? वृत्तत्रयी एक महाकाव्य, वृत्तत्रयी, वृहत यानी कि बहुत बड़ी, त्रयी, त्रयी मतलब 3 महाकाव्यों का समूह, उसको वृत्तत्रयी के नाम से जानते हैं। तो वो महाकाव्य कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? पहले तो ये देखो, किरातार्जुनीयम, नैषधीयचरितम, रघुवंशम, शिशुपालवधम। तो इसमें किरातार्जुनीयम, नैषधीयचरितम और शिशुपालवधम, ये 3 जो महाकाव्य हैं, इनको इकट्ठा करके क्या बोलते हैं? मतलब इनको, इन तीनों महाकाव्य को सम्मिलित करके एक नाम दिया गया वृहत्त्रयी। ये वृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा है कि नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है? रघुवंशम। रघुवंशम वृहत्त्रयी में नहीं आता है। वेदांगों की रचना है 4, षट, सप्त, 5। तो वेदांगों की रचना कितनी है? 6, यानी कि 6। वेदांग एक हिंदू धर्म का ग्रंथ है। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहते हैं। वेदांग कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए आप। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये क्या है? 6 वेदांग हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 6। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, यह किसका लक्षण है? तो यह लक्षण है जगन्नाथ, भोज, मम्मट, विश्वनाथ। तो इसका लक्षण है जगन्नाथ, इसका उत्तर होगा जगन्नाथ। दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। दृश्य साधन, दृश्य साधन में मतलब देखने के लिए। दृश्य साधन के अंतर्गत कौन सा आता है? श्यामपट्ट, ग्रामोफोन, ध्वनि पंजिका, रेडियो। तो इसका उत्तर होगा श्यामपट्ट। ठीक है, श्यामपट्ट यानी कि श्यामपट्ट पे हम देखते हैं, तो दृश्य हो गया। ग्रामोफोन यानी कि हम उस पर तो बात करते हैं। ध्वनि पंजिका ये भी नहीं है, रेडियो ये भी नहीं है, तो इसका उत्तर होगा श्यामपट्ट। तो प्रश्न नंबर 30 है, शिक्षा का अर्थ है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है, मनुष्य को मनुष्य बनाने में सहायक होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है, मनुष्य को मनुष्य बनाने में सहायक भी होती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, आपने श्लोक में भी पढ़ा होगा कि न चोर हार्यम न राज हार्यम, क्योंकि न तो उसको राजा चुरा सकता है, न उसको राजा ले सकता है, न उसको चोर चुरा सकता है। तो इस प्रकार से शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमें मतलब अपने आप को इतने अच्छा और मतलब दिखाने में उसको हेल्प करती है हमारी शिक्षा। और शिक्षा को हम जीवन पर्यंत चला सकते हैं, क्योंकि शिक्षा कभी रुकती नहीं है, हम जीवन पर्यंत सीखते हैं, कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? सीखना ही शिक्षा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 31 है,
पठन शिक्षण की सर्वोत्तम विधि। ये 2-3 प्रश्न मुझे ना थोड़े अच्छे लगते इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिए। पठन शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक शिक्षण विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? वाक शिक्षण विधि, इनकी बोल के सीखना, ये सबसे अच्छी विधि है। सर्वप्रथम किस भाषा में ध्वनि का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था? तो यहाँ पर क्या है, हम भाषा पढ़ रहे हैं तो सर्वप्रथम किस भाषा में ध्वनि का, तो यहाँ पर होगा फ्रेंच भाषा में, संस्कृत भाषा में, अरबी भाषा में या ग्रीक भाषा में, तो यहाँ पर होगा संस्कृत भाषा में। तो ये हमारे 32 के लगभग क्वेश्चन थे। तो हमारा ये आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने मतलब आंसर सही हुए हैं, और यह बहुत हेल्प करेगा आपकी, बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। तो अगर आपको ये थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, क्योंकि ये प्राइमरी शिक्षा का जो टीचर एग्ज़ाम होता है उसमें ये प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, ये मॉडल प्रश्न पत्र है। तो इसलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से, बाय।